किसी ने अपनी प्रॉपर्टी बेची, एग्रीमेंट कर लिया और ये कहकर उसने एग्रीमेंट रद्द कर दिया, कैंसिल करवा दिया कि मैंने गलती से सस्ती ज़मीन बेच दी थी, सस्ती प्रॉपर्टी बेच दी थी, इस पर क्या प्रोसीजर होता है फिर कानून का? देखिए, जो प्रॉपर्टी होती है, देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल, उसकी जो लीगल टर्म्स एंड कंडीशन है दोनों पार्टियां उस पर साइन करती हैं। अब ये मोबाइल है मेरा, मैं 10 रुपये का बेचूं या 100 रुपये का बेचूं, मेरा इख्तियार। अभी मैं जाके चलें किसी को यहाँ फी सेंटर में सेल करके आ जाता हूँ तो बाद में जाके मैं उसको क्लेम नहीं कर सकता। अब प्रॉपर्टी की तरफ आ जाते हैं, केस मैंने भी किया है इसमें से जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उसमें उसने, जब आप शख्स ने जिसने ज़मीन बेची थी उसने यही कहा कि मैंने इतनी की ज़मीन बेची है, एग्रीमेंट मैंने किया है, सिग्नेचर मैंने किया है, केस चला अदालत। उसके बाद मैं सस्ती बेच बैठा हूँ, प्राइस का मुझे इल्म नहीं था। क्या मैं अब किसी बंदे को बाहर मार दूँ तो बाद में कहूँ कानून का मुझे इल्म नहीं था? इशारा काट दूँ या मुझे कहूँ कानून का इल्म नहीं था, कानून मानेगा? कानून नहीं मानेगा। लेकिन रजिस्ट्री से पहले की बात है ये तो। मैं वही कह रहा हूँ, रजिस्ट्री का, बिकॉज दैट पहले तो एग्रीमेंट ही होना है ना, दैट इज अ वैलिड डॉक्यूमेंट, वैलिड डॉक्यूमेंट विच इज वाज एग्जीक्यूटेड बिटवीन टू पार्टीज। उस पर आपने साइन अंगूठे कर दिए, आपने मान लिया, और कानून कहता है एडमिटेड थिंग्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। ठीक है, आपने जिस वक्त साइन किए हैं, आपने ये साइन करके दिए कि मैं इतने की चीज बेच रहा हूं, दूसरे ने एक्सेप्ट किया कि मैं इतने, तो गन पॉइंट पे भी तो लिखवाया जा सकता है। नहीं, वो ये स्टांस नहीं है ना। जब आप गन पॉइंट पे आएंगे फिर ये स्टांस नहीं, फिर अंडर क्वेश्चन है। ठीक है, वो इश्यूज फ्रेम होते हैं ना चीज के ऊपर, फिर तो इशू फ्रेम होगा कि मुझे गन पॉइंट पे किया गया, वो तो फिर केस की नौयत ही चेंज हो गई, फिर तो चीपर रेट का ना आया। ठीक है, इस पर केसेस इंडिया में भी हुए, इस पर केसेस लॉज में पाकिस्तान में भी हुए, जिनमें अल्टीमेटली फैसला यही किया गया कि अपनी मर्जी से इन्होंने साइन किए और ये वैलिड एग्रीमेंट है। हाँ, कुछ केसेस में जिनमें प्राइस बाज़ाहिर क्योंकि बहुत कम नज़र आ रही थी या जो भी था, तो उसमें क्योंकि जिस दिन आप केस फाइल करते हैं और जिस दिन आपको पैसे मिलते हैं उसमें भी टाइम होता है। ये भी हो सकता है ना, एग्रीमेंट टू सेल मैंने बयाना वगैरह दिया, बयाना किया, बकिया अमाउंट भी देने वाली थी, तो उसको कोर्ट ने इन्हांस कर दिया। अगर 10 रुपये थे तो उसको कहा कि इसको 15 रुपये पे करें। ठीक, क्योंकि उतना टाइम कंज्यूम हो गया, 10 साल लग गए, 5 साल लग गए, डॉलर कंपनसेट कर दिया उसको, इस तरह से कंपनसेट कर दिया। यहाँ ये कर देते हैं कि आपने एनुअल जो है बैंक रेट के मुताबिक इंक्रीज करके इसको पेमेंट करें, इस तरह से किया जाता है। मगर ये स्टांस आप ले नहीं सकते व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग। लेकिन राणा साहब, ये केस लटक भी तो सकता है, रजिस्ट्री तो हुई नहीं, सिर्फ एग्रीमेंट के ऊपर तो जमीन नहीं बेच सकता। कितना लटका लेंगे आप? पाकिस्तान में इतना अंधा भी नहीं है। यहाँ तो देखें ना, थोड़ा सा केस के थोड़ा सा एक मुख्तलिफ एंगल भी तो देखें कि सिर्फ आपने एग्रीमेंट एक करके या मुख्तार ख़ास या पे आपने एक ज़मीन जो है वो बेच भी दी किसी को, आगे आपने रजिस्ट्री नहीं की, इंतकाल नहीं हुए, लेकिन वो तो वहाँ पे फंसा होगा। रजिस्ट्री सर हो गई होती तो फिर तो हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है ना, फिर तो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपने फाइल ही नहीं ना करना। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल ही इसलिए किया गया कि इसको ऑर्डर किया जाए टू एग्जीक्यूट सेल डीड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दिस एग्रीमेंट टू सेल व्हिच वाज एग्जीक्यूटेड। अच्छा, इसकी मुद्दत भी है? नहीं, किस चीज़ की? कि वो कितनी देर तक जो केस जो है वो दायर कर सकता है? जी, फ्रॉम द डेट ऑफ रिफ्यूजल टू एग्जीक्यूट सेल डीड 3 years। काफ़ी टाइम है इसमें। ठीक है, नहीं वो तो फिर अगर 20 साल भी हो जाते हैं एग्रीमेंट पे, लेट्स सपोज एग्रीमेंट में अगर आपने डेट नहीं लिखी हुई, मैं जी इसकी सेल डीड करा दूंगा, तो हम कह देते हैं कि भाई इसने अब 3 साल पहले इसको रिफ्यूज़ किया। नहीं, अब तो OTP पे एग्रीमेंट होते हैं ना, अष्टामी वही निकलेगा जो OTP पे चलेगा। आपने पहले डेट लिखी होती है, मैं वो अर्ज करूँगा, पहले आपने ये देखना है कि एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन में आपने डेट कौन सी लिखी कि कितने अरसे में बकाया पेमेंट करनी है। जब आपने बकाया पेमेंट करनी है उस दिन से आपका काज ऑफ एक्शन अराइज होता है, वहाँ से 3 साल शुरू होंगे, और वो भी तब शुरू होंगे जब दूसरी पार्टी से इनकार करेगी। तो फिर ज़ुबानी इनकार की अहमियत है इसमें, या फिर
रिटर्न नहीं होता। नॉर्मली ये होता है कि जब इस तरह के मामला चल रहे होते हैं, कोई एक पार्टी टाल मटोल करते कोई हैं। अगर एक पार्टी उसको नहीं करती तो दूसरी पार्टी जो है कोर्ट में चली जाती है, कैंसिलेशन ऑफ एग्रीमेंट टू सेल के लिए चली जाती है, स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए चली जाती है, दोनों में से एक पार्टी चली जाती है, जिसके बाद ये मामला आगे चल। मगर नॉर्मली ऐसे जो मामला हैं, बिकॉज पाकिस्तान में टाइम लग जाता है चीज़ों में, तो कुछ अरसा, क्योंकि प्राइस हाइक बहुत ज़्यादा है, प्राइस टचिंग टू स्काई स्क्रैपर्स, तो इस वजह से वो फिर कुछ अरसा लिटिगेशन। अच्छा, यहाँ पर जो बंदा जो ये समझता है कि मैंने सस्ती गलती से ज़मीन बेच दी, वो खुद ही जाके उसकी कैंसिलेशन क्यों नहीं करवा सकता? किस चीज़ की? अपने एग्रीमेंट की जो तो उसके अपने नाम है, वो एग्रीमेंट तो कैंसिल नहीं होता। नहीं, ये तो कह सकता है कि मैंने एग्रीमेंट किया था, इसको मैं कैंसिल करना नहीं कर सकते हम। मुख्तार खास या मुख्तार आम नहीं है, बिकॉज दैट एग्रीमेंट अगेंस्ट कंसिडरेशन। फिर तो मुल्क के अंदर सारा निज़ाम ही डिरेल हो जाएगा कि मैंने आज एक चीज़ बेची है, मैं 5 महीने बाद कहूँ जाओ जी मैंने कैंसिल कर दिया, मेरे पास राइट ही कोई नहीं है। जो मैंने कोर्ट के जरिए कैंसिल करवाए, कोर्ट के जरिए वो आप कैंसिलेशन फाइल कर सकते हैं, कैंसिलेशन, मगर अगले का भी स्पेशल परफॉर्मेंस का सूट है, दोनों कंसोलिडेट भी हो सकते हैं कि दोनों इकट्ठे डिसाइड हो, और होता यही है फिर वो बिल्कुल जाके उसके कैंसिलेशन फाइल कर सकता है, मगर ये स्टांस नहीं लिया जा सकता। अल्टीमेटली अदालत में जो ये है कि क्योंकि बिकॉज आप एग्रीमेंट को एडमिट कर रहे हैं, तो आपको फिर यही चाहिए कि जिस वक्त आप साइन कर रहे हैं आप उस वक्त चीज़ों को चेक कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।